अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नाजिज्म जो है वो क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ नाजिज्म। फाइन। एंड नाजिज्म जो है वो कैसे एसोसिएट है हिटलर के साथ। फाइन। और बिफोर मैंने आपको ये भी बोला था कि हिटलर का राइज जो है एंड नाजिज्म को डिस्कस करने से पहले, हाँ, छोटा सा जो माइन्यूट ओवरव्यू तो मैंने आपको दिया था इसके बारे में, बट मैंने आपको बोला था कि इसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये एक जो है सडन मूवमेंट तो था नहीं। ठीक है, जब ये राइज ऑफ हिटलर जो है, पहले एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जर्मनी में, जिसने एक ऐसे इंसान को हु बिलीव्ड इन रेशियल हायरार्की, उसको जो है एक्सेप्ट किया था। ठीक है, एंड तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई थी जर्मनी में उससे पहले। ठीक है, वो हमने थोड़ा सा देखा। हमने देखा कि जो जर्मनी है जिसने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ठीक है, अगेंस्ट फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया, जिनको हम बोलते हैं अलाइज। ठीक है, ये सब हमने कल देख लिया था। एंड ये वॉर जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वो कहाँ 1914 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 1918 में। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है इसमें जर्मनी को पहले थोड़े बहुत गेन्स मिले। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जर्मनी ने बहुत कुछ खोया है इस वॉर में, और अल्टीमेटली जर्मनी का डिफीट हो गया इन 1918। ठीक है, विद सेंट्रल पावर बाकी जो कंट्रीज जर्मनी के साथ उस टाइम थी। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि कैसे फिर इस डिफीट के बाद जर्मनी के जो पॉलिटिकल कंडीशंस थे वो चेंज हो गए थे। पॉलिटिकल कंडीशंस इन द सेंस कि जो वहाँ का एम्परर था मिस्टर विलियम, वो ही फ्लैड हिज कंट्री। ठीक है, क्योंकि उसको लग गया पता कि जो पीपल सिटीजन्स है कंट्री के, वो अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और लोग जो थे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे बिकॉज ऑफ दिस वॉर। ठीक है, हाँ, पहले जर्मन्स ने इस वॉर में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वाई? बिकॉज उस टाइम जो हमारा नेशनलिज्म जो था वो काफी ज्यादा फेमस था और लोगों के सर चढ़ के बोलता था नेशनलिज्म। ठीक है, लोग अपने जो पैट्रियटिज्म है उसको काफी ज्यादा फॉलो करते थे। बट जब ये वॉर 1914 से लेके 1918 इतने सालों तक चली, इसकी वजह से सबसे पहले इकोनॉमिक लॉस जो हुआ जर्मनी का, जिससे जर्मनी फिर रिकवर नहीं हो पाई। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ इकोनॉमिक लॉस होता है, लाइव्स, कितने लोग, वॉर इज नॉट अ जोक, और जो वॉर इतने सालों तक चलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जानें गई। ठीक है, और इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल जो असर पड़ता है वॉर से, जॉब्स, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, जॉब्स नहीं मिले। ठीक है, और हुकूमत ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है, अपना सारा जो इकोनॉमी है, फाइनेंसेस जो हैं, वो इस वॉर में डाल दिए। ठीक है, तो लोग अब तंग आ गए थे, दे वर टायर्ड ऑफ दिस वॉर। ठीक है, नाउ दे वांटेड टू एंड इट। ठीक है, ऊपर से जब वो हार भी गए, दे वर लूजिंग फ्रॉम एवरी फ्रंट, तो वो चाहते थे कि इस वॉर का खात्मा हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत सारे रेवोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं, कहाँ पे? जर्मनी में, और उसका ये रिजल्ट होता है कि जो एम्परर विलियम होता है वो भाग जाता है हॉलैंड। ठीक है, तो इसी दिन क्या होता है कि बर्लिन जो है जर्मनी में एक स्टेट है बर्लिन, वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंट, ठीक है, क्लैशेस होते हैं। ओके, और ये क्लैशेस जो है, हु लेड देम? यस, मैंने आपको पढ़ाए हैं, द डिसिप्लिनड मिडिल क्लास। ठीक है, और दीज मिडिल क्लास दे डिक्लेयर जर्मनी अ रिपब्लिक। अब व्हाट्स मीन बाय रिपब्लिक? यू टेल मी। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पे पावर जो होता है विच इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब रिपब्लिक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जहां पे लोग अपने
रिप्रेजेंटेटिव्स को जो उनको रूल करेंगे खुद चूज करते हैं। आई होप आपको ये पता होगा, मैंने आपको कल भी ये पढ़ाया था, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है, जब रेवोल्यूशन आता है, एक वायलेंट रेवोल्यूशन आता है बर्लिन में, तो एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स रिपब्लिकन गवर्नमेंट। तो जर्मनी का जो चांसलर होता है प्रिंस मैक्स, ये जो है गवर्नमेंट की जो बागडोर है सोशलिस्ट लीडर को देता है। एक ये हमने कल पढ़ा है, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रही हूँ। सोशलिस्ट लीडर जिसका नाम होता है फ्रेडरिक एबर्ट, ठीक है, एंड देन दे फॉर्म अ टेम्पररी गवर्नमेंट। और सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, इनको पता होता है कि जर्मनी के लोग जो है, जर्मन्स जो है, वो इस वॉर से टायर्ड अप हो गए हैं, तंग आ गए हैं। तो सबसे पहले वो एक ट्रूस जो है वो साइन करते हैं 11 नवंबर 1918 में, और जिससे वॉर का एंड हो जाता है। फाइन, तो ये होती है सिचुएशन जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। इसी के साथ जो है, लेकिन जो ये जो ट्रीटी साइन होती है, ये जो ट्रूस जो है बिटवीन जर्मन का जो हमारा इंटर्म गवर्नमेंट का जो हेड है, ठीक है, एबर्ट, और एलाइड पावर्स के बीच पे होता है, जिसकी वजह से ये वॉर एंड हो जाता है, ठीक है। इसको जो है मोनार्किस्ट्स और कम्युनिस्ट्स जो होते हैं वो अपोज करते हैं, ठीक है। अब ये मोनार्किस्ट्स कौन होते हैं और कम्युनिस्ट्स कौन है? मोनार्किस्ट एंड कम्युनिस्ट्स जो है दे अपोज दिस government of Ebert. Fine. Monarchists are the people who believe in the form of government जहां पे एक ही मोनार्क हो, ठीक है, किंग हो या क्वीन हो, ठीक है। इनको डेमोक्रेसी लोगों के साथ वास्ता नहीं है, इनको ये है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पे एक पर्टिकुलर मोनार्क हो, जिसको हम किंग या क्वीन बोलते हैं, वो रूल करे, ठीक है। और कम्युनिस्ट्स इसी के साथ वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि जो पावर होता है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनको वो जो है आम जनता के पास होना चाहिए, ठीक है। बोथ दीज ग्रुप्स आर अपोजिट टू ईच अदर, बट बोथ दीज ग्रुप्स जो हैं इन्होंने एबर्ट की गवर्नमेंट को, जो एक इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी, इंटर्म मतलब टेम्पररी जो गवर्नमेंट बनी थी, इसके खिलाफ खड़े हो गए। फाइन, आर यू गेटिंग मी? ओके। तो इसकी वजह से जो है फ्रेडरिक एबर्ट जो है ही इनिशिएटेड द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब एक असेंबली जो है वो उसने बनाई, उसने एक इनिशिएट की प्रोसेस जिससे एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है। और इसी असेंबली के पास सारा पावर होगा, ठीक है। और ये जो नेशनल असेंबली है, दे मेट एट विमर में ये मिले, और इन्होंने जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर बनाया। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो किसने बनाया होगा? पीपल, बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो चीज है ये काफी अहमियत रखता है, ठीक है। अभी तक जो है मोनार्किज्म गवर्नमेंट वहां पे थी, मोनार्क्स के पास पावर थे, और कौन था एम्परर वहां का? विलियम। अब ये पावर किन के हाथों में चला जाता है? आम जनता के हाथ में, ठीक है। और ये आम जनता कैसे अपने पावर को यूज करते? दे कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। अब जो है जर्मनी में आम लोगों को वोट देने का हक मिला, इंक्लूडिंग विमेन। फाइन, राइट टू वोट। जो भी लोग 20 ईयर्स 20 साल से ऊपर थे, इंक्लूडिंग वुमेन, ये हमेशा याद रखिएगा, दे गॉट राइट टू वोट, जिसकी वजह से उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है।
ओके और ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें एक और स्पेशलिटी थी, एक और फीचर था, इट वाज फेडरल। इट मींस पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। एक सेंटर के पास ही पावर नहीं था, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड था, डिवीजन ऑफ पावर। ओके तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी जो है ऑन पॉलिटिकल फ्रंट जो है जर्मन्स के लोगों को मिली थी, क्योंकि उनका जो है ऑल टुगेदर चेंज हो गया था एक पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। फाइन, ओके। तो इसी के साथ जो है एक नई इलेक्टेड पार्लियामेंट बन गई है ना, जिस तरह सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री, है ना। एक डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको चूज किया है, उनको वोट दिया है आम जनता ने, है ना। ओके सो इलेक्टेड पार्लियामेंट, या हम जर्मनी में इसको बोलते हैं रिक्सटैग, ठीक है। रिक्सटैग और इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है। फाइन, नाउ अब ये जो वीमर रिपब्लिक है ये अपने सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स देता है वो भी हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि जो एबर्ट की गवर्नमेंट होती है, जो एक सोशलिस्ट लीडर होता है जिसको वहाँ का चांसलर मैक्सवेल जो है पावर देता है और वो एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाता है, उसी के साथ उसको अपोजिशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके तो ये क्या करता है, ये एक जो है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार करता है जो वीमर जो है वहाँ पे मिलते हैं, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है विद ए फेडरल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। और लोगों को वोट देने का हक देते हैं और वहाँ पे एक पार्लियामेंट बन जाता है, ठीक है। एंड ऑल द पीपल गेट राइट टू वोट, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को इसके अलावा क्या मिलता है, राइट टू फ्रीडम एज वेल एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन। अब उनको हर तरीके का एक इंडिविजुअल राइट मिलता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, एक एक्सप्रेशन, मतलब दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ठीक है। अब फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इन द सेंस कि व्हाट दे थिंक अबाउट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर उनको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है, दे कैन फ्रीली अपोज, ठीक है, विदाउट एनी फेयर, ठीक है। कोई डर नहीं है, विदाउट एनी फेयर दे कैन अपोज द गवर्नमेंट, ठीक है। दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे कैन एक्सप्रेस कि उनका जो है वो क्या चाहते हैं अपने गवर्नमेंट में, या उनका रिलीजन जो है, रिलीजन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उनको राइट मिलता है कि दे कैन प्रोफेस एनी रिलीजन, ठीक है। बट इसके साथ अब इतना सारा जो है फायदा तो मिल रहा है, ठीक है। बट वीमर रिपब्लिक जो है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक सबसे बड़ी अकॉर्डिंग टू जर्मन से गलती करता है, वो एक ट्रीटी साइन करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साई है ये साइन होती है बिटवीन द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक एंड अलाइड पावर्स, ठीक है। अलाइज के साथ ये साइन करते हैं ट्रीटी, ठीक है। ये वॉर जब खत्म करते हैं तो ये ट्रीटी साइन करते हैं, इसको हम पीस ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई को हम पीस ट्रीटी भी बोलते हैं। बट हाँ जी, पूरे यूरोप के लिए ये तो पीस ट्रीटी थी, बट जर्मन्स के लिए ये एक ह्यूमिलेशन था। जर्मन्स थॉट दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई इज ह्यूमिलेशन टू देम। व्हाई? अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा है, ठीक है। सबसे पहली बात, जर्मन्स को जो है, जर्मनी को जो है मानते हैं कि, कहते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन, किसको मानते हैं? जर्मनी को। इफ दिस इज रिस्पॉन्सिबल, तो जो भी यूरोप में हालात हैं उसके रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जर्मनी को। अब इसको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और इसको जो है वॉर में जो भी कुछ गलत हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ है या लोगों का लॉस हुआ है, पीपल जो है, या बाकी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल मानते हैं।
अब इसको ये सब कुछ ठीक करने को बोलते हैं। अब ठीक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, जो ओवरसी कॉलोनीज होते हैं लाइक अफ्रीका में या अदर अमेरिका वगैरह में, ठीक है, तो पहले वो छीनते हैं इससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस्ट ऑल इट्स कॉलोनीज, ठीक है, तो अलाइड पावर्स, ठीक है, स्पेशली फ्रांस जो है वो उसकी सारी कॉलोनी ले लेता है, ठीक है। इस हिसाब से और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स जो हैं वो इनकी चली जाती हैं कहाँ पे, बाकी कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल फ्रांस है, पोलैंड है, डेनमार्क है, लिथुनिया है, ठीक है, इनको चली जाती है। इस हिसाब से जर्मनी की जो 10% की पॉपुलेशन होती है दे लॉस्ट इट, ठीक है, टू दीज कंट्रीज। विच कंट्रीज? फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड एंड लिथुनिया, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? फाइन। इसके अलावा इसकी 13% टेरिटरीज जो है वो चली जाती है, इसकी कॉलोनीज चली जाती है, और ये इससे इसके जो है आयरन रिजर्व्स जो होते हैं जर्मनी के, ठीक है, आयरन रिजर्व्स जो है वो ले जाते हैं। कितने परसेंट? 75% ऑफ आयरन रिजर्व्स, ठीक है, और इसके अलावा 26% ऑफ कोल रिजर्व्स, ठीक है। तो इससे जो है काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। एक तो आपकी कॉलोनीज चली जाती है, आपका कोल चला जाता है, आयरन चला जाता है, जिससे आप काफी ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता था आपको, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता था, वो चला जाता है। दूसरा साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है। साइकोलॉजिकल कैसे? पहले तो आपकी जो अपने लोग हैं उनको जो है डिवाइड करते हैं, उनका फॉर एग्जाम्पल ग्रीनलैंड है, ठीक है, वो इसी के साथ होता है, उसको भी ले जाते हैं, और ग्रीनलैंड काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होता है, उसको भी ले जाते हैं, और इसके जो पार्ट्स होते इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक कंट्री को तोड़ते हैं और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेनमार्क जो है आधा पार्ट लेता है, फ्रांस जो है आधा पार्ट लेता है, लिथुनिया जो है आधा पार्ट लेता है। तो इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, जर्मनी को डिमिलिटराइज किया जाता है, ठीक है। मतलब इसकी जो मिलिट्री है उसको कम किया जाता है। अब उन कंडीशंस में जब यूरोप जो है वॉर लड़ रहा था और एक टेंशन था कंट्रीज के बीच में, उस टाइम मिलिट्री को कम करना इज इक्वल टू एक कंट्री को वीकन करना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जिस कंट्री के पास जितनी मिलिट्री हुआ करती थी, ठीक है, वो उतनी पावरफुल थी। तो सब दूसरी चीज क्या करते हैं? डिमिलिटराइज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या करते हैं? एज इट वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर क्राइम्स, इससे जो है तो इसको जब रिस्पॉन्सिबल मानते, इसको बोलते हैं कि आप 6 बिलियन यूरो जो है वो आप एज वॉर इंडिमेंटी दो, ठीक है, वॉर का खर्चा इनसे लेते हैं। समझ आई बात? तो वो कितना होता है? 6 बिलियन यूरो, और वो जो है मेरे बच्चों बहुत बड़ी रकम होती है। तो आपके जो सबसे पहली बात जहां पे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, फॉर एग्जांपल आपका कोल रिजर्व होता है, आपका आयरन रिजर्व होता है, आपके जो ग्रीनलैंड होता है जो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया है, तो पहले तो वहां से आपकी इकोनॉमी ड्रेन हुई, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है कैश में 6 बिलियन यूरोज लेते हैं, तो इट मीन्स इट जस्ट ब्रोक द जर्मनी, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी, इसने जर्मनी को बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। इट ड्रेनड इट टोटली, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिकली एंड उसके बाद साइकोलॉजिकली, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जर्मन्स है ना, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है। तो अब ये क्या बोलते हैं कि दे मेड विमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। वो बोलते हैं कि इस जलालत, इस ह्यूमिलेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? विमर रिपब्लिक, बिकॉज विमर रिपब्लिक साइन दिस ट्रीटी, ठीक है। तो उस टाइम पे एक प्रोपेगेंडा तैयार होता है विमर रिपब्लिक के खिलाफ, और वो प्रोपेगेंडा कौन ये करते हैं? वो होता है नाजिज्म, ठीक है, वो है नाजी पार्टी एंड हिटलर, ठीक है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज ऑफ हिटलर, फाइन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वॉर के इफेक्ट्स क्या थे,
उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्ल्ड में एक डिप्रेशन आया था, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस राइज ऑफ हिटलर। ये सब चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिटलर के लाइफ के बारे में और उसका राइज पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।